स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अगेन हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे इंडिपेंडेंस के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो और भी टेक्निकल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जब तक मीनवाइल बच्चे जुड़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। चलिए आप लोगों से थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं। एक सीपीए या कोई भी पब्लिक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीए, सीपीए, जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करेगा, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएगा, तो क्या रिस्क लगती है? ऑडिट रिस्क जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? और रिस्क क्या होना चाहिए, थोड़ा जनरल अगर आप सोच सकें कि सर आपको एक कंपनी का ऑडिटर बना दिया गया, आपको अपॉइंट किया गया और आप उस ऑडिट के टास्क को टेक केयर करने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या रिस्क होनी चाहिए? अपने मन से सोचिए कि सर कुछ एक आध रिस्क आपको ऐसा लगता हो। डेटा प्राइवेसी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं डेटा प्राइवेसी, सैंपल साइज, इंटरनल कंट्रोल। देखिए, ऑडिटर जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाता है तो वो क्या करता है? क्या है सर? वो कंपनी का ऑडिट करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। ये मेजरली तो यही होता है ना। तो अगर आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसके ऊपर ओपिनियन दीजिए, तो ओपिनियन देते समय क्या रिस्क होगी? सोचिए कि आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, ओपिनियन देना है, तो क्या रिस्क हो सकती है? सर सबसे बड़ी रिस्क तो यही हो सकती है कि कहीं हम हमारा जो ओपिनियन है वो गलत नहीं दे दे। यही बात कहेंगे ना आप। तो ऑडिट रिस्क की बिल्कुल डेफिनेशन भी यही बोलती है कि ऑडिट रिस्क इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। इट रेफर्स रिस्क दैट ऑडिटर मे इशू इनकरेक्ट और मिसलीडिंग ऑडिट ओपिनियन। कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं और वो ओपिनियन इन एप्रोप्रिएट हो जाए। क्या हो जाए? इन एप्रोप्रिएट, या गलत हो जाए या मिसलीडिंग हो जाए। जैसे सर टेक एग्जांपल, आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को आप ऑडिट कर रहे हैं और आपने बोला कि यार कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल ठीक है, 1000 करोड़ लिखे हैं, हमने सारी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले ली है, हमने कंपनी के सारे सेल्स बिल को चेक कर लिया और वी आर वेरी मच श्योर कि कंपनी ने जो 1000 करोड़ अकाउंट रिसीवेबल बताए वो एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड और इतने के ही। क्या रिस्क हो सकती है? रिस्क क्या हो सकती है? सर ये पॉसिबल है कि ये 1000 से ज्यादा हो और आप 1000 ही बता रहे हैं, या ये $1000 से कम हो तो आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन वो ओपिनियन आपका सही नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि मटेरियली मिस स्टेटेड है, उसके अंदर गलतियां हैं बट एक्चुअल में तो उसमें कोई गलती नहीं है, या हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट है बट वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं। तो ये सब क्या है? गलत ओपिनियन, रॉन्ग ओपिनियन। तो जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपने ऑडिट ओपिनियन को देता है तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व रहती है। बताइए रिस्क क्यों इन्वॉल्व रहती है? कुछ कारण होता होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऑडिट करने गए, हमने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और फिर भी कोई फ्रॉड और एरर रह जाए। क्या रीजन हो सकता है इसका? आपको सोचना चाहिए कि इसका क्या रीजन हो सकता है। सर इसका एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास समय कम है।
अब हम हमारी ऑडिट प्रोसेस लगाते तो क्या हम 100% डेटा चेक करते? हम 100% तो डेटा नहीं चेक कर सकते ना। कंपनी की 1 लाख बिल हैं, 1 लाख बिल हैं, तो क्या सारे बिल चेक कर लोगे आप? सर सारे चेक कर लेंगे। क्या इतना आपके पास समय है? क्या आपको इतनी ऑडिट फीस मिली है कि जिससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा चेक कर सको? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिट रिस्क की 3 कैटेगरी है और ये तीनों कैटेगरी के ऊपर 101% एक सिमुलेशन आता है। सिम्स आएगा सीधे इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, एमसीक्यू भी आने के चांसेस हैं, बट सिमुलेशन सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो ऑडिट रिस्क 3 पार्ट से मिलकर बन रही है। ये ऑडिट रिस्क के 3 की कंपोनेंट्स। सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट, आप मुझे बताइए, आपने सोचा कि मैं दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई बाइक, और आपने जैकेट पहन ली जिससे आपको चोट ना लगे, हेलमेट भी आपने पहन लिया, तो भी कोई रिस्क है क्या? कि हमने सर सेफ्टी इक्विपमेंट पूरे पहन लिए, हेलमेट भी पहन लिया, और हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करके जाने वाले, हमने ये सोच लिया कि जहां सिग्नल आएगा वहां ब्रेक मारेंगे, बाकायदा जो मिनिमम जो रोड के रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, स्टिल देयर एनी रिस्क? कि कोई रिस्क नहीं है? बताइए, क्या आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आप दिल्ली से इंदौर जाएंगे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? बताइए क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किए जा सकते? सर क्योंकि जो एक्ट हम कर रहे हैं उसका नेचर ही ऐसा है कि जिसमें हमेशा रिस्क रहेगी। यार आप सीधे चल रहे हो, सामने वाला तो सीधे नहीं चल रहा है ना। आपने तो कसम खा ली कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर से नहीं चलाएंगे। वो जो थर्ड पार्टी है वो 120 किलोमीटर पे आके आपको ओवरटेक करके कट मार के चले जाए तो क्या करोगे आप? तो ऐसी रिस्क जिसको कंट्रोल भी जिसको कंट्रोल भी रोक ना सके, जो कि नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जो कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। तो क्या हम इस बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर इनहेरेंट रिस्क नेचर ऑफ बिजनेस में ही होती है, नेचर ऑफ एक्ट में ही होती है? आपने बोला हम पहाड़ चढ़ेंगे, ट्री पे क्लेम करेंगे, कुछ भी आपने एक्ट किया, उस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑलरेडी उस एक्ट के नेचर में ही वो रिस्क इन्वॉल्व हो, तो उस रिस्क को अगर कंट्रोल भी रोक ना सके, कंप्लीटली एलिमिनेट ना कर सके, तो इस प्रकार की रिस्क को हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। तो सर इनहेरेंट रिस्क, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना दिया बिल्कुल लेमैन टर्म का कि आप कभी भूलो ना। जैसे ये एक भाई साहब पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, कितनी सेफ्टी मेजरमेंट आप ले लो, रिस्क हमेशा रहेगी, लेकिन हमें तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इंटरनल कंट्रोल भी विदाउट कंसीडरिंग द इंपैक्ट, विदाउट कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने की सस्पेक्टेबिलिटी रहे, suspectability, inherent risk is the suspectability of an assertion in the financial statement of material misstatement without considering the impact of internal control. तो उस प्रकार की रिस्क को हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क टास्क बाय इट्स नेचर। सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? जैसे हमारी किसी जमाने में सीए की कोचिंग थी लाजपत नगर में, और लक्ष्मी नगर में भी एक सेंटर था, और वहां पर जो स्टूडेंट फीस देते थे वो बोले कैश में देते थे सारा। कोचिंग में आते थे, ये बैंक एनईएफटी क्रेडिट कार्ड ईएमआई का कोई फैसिलिटी, बच्चे आते थे कैश काउंटर पे फीस जमा कराते थे, रिसिप्ट लेते थे,
और ट्यूशन को ज्वाइन कर लेते थे। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में होगा तो हमेशा कोई ना कोई रिस्क होगी कि नहीं होगी? आप बताइए कि यार सर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, इट मे बी पॉसिबल कि आप उसकी सही तरीके से रिकॉर्डिंग ना कर पाए क्योंकि वो नेचर में इन्वॉल्व था। क्या हम बच्चों से ये बोल सकते थे कि नहीं आप कैश काउंटर पे पेमेंट मत जमा कराइए? बैंक्स हमेशा डर लगा रहता कि यार आज 25 अगर 10 बच्चों ने ज्वाइन किया है और लेट से आपके पास 5 लाख रुपीज आए, आप कितने ही सिक्योरिटी मेजरमेंट कर लो, हमेशा एक चोरी होने का डर लगा रहता। आपके पास बहुत कैश है, कितना ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम हम मेजरमेंट कर लो, बिकॉज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इस तरीके था कि आपको हमेशा लगता था कि यार फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसी रिस्क जो कि कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल को कंसीडर ही नहीं करते, उस प्रकार की रिस्क को हम क्या बोलते हैं? अब एक स्टूडेंट ने पूछा सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ असर्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में एक वर्ड समझाया था मैंने आपको कि मैनेजमेंट ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय बहुत सारे असर्शन लिए होते, उस असर्शन के ऊपर हमेशा सस्पेक्टेबिलिटी रहेगी। मैनेजमेंट बोल रहा है कि यार ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट हैं ये लॉन्ग टर्म है, हेल्ड टू मैच्योरिटी है, ये मैनेजमेंट का अजम्पशन है, तो इसके ऊपर सस्पेक्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? हो सकता है मैनेजमेंट इसको लॉन्ग टर्म नहीं, मैनेजमेंट अभी इसको 3 महीने में बेचने वाला है। मैनेजमेंट ने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किए हुए हैं और मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें हमको फॉरेन गेन होने वाला है, तो आपको तो हमेशा उस असर्शन के ऊपर सस्पेक्टेबिलिटी रहेगी बिकॉज द नेचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो ऐसी रिस्क जो कि नेचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन, नेचर के कारण होती है और जो इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किए बिना भी हो जाए, इस प्रकार की रिस्क को हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। तो बताइए बीइंग ऑडिटर आपका क्या काम होना चाहिए अगर इस प्रकार की कोई रिस्क है? क्या करोगे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? रिस्क को अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप आपकी जिंदगी में अगर किसी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो बताओ? आप सोचो कि सर दिल्ली से इंदौर जाने में रिस्क तो है कि कहीं टक्कर ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, क्या करोगे? सर प्रिकॉशन लेंगे और एटलीस्ट ये कोशिश करेंगे कि रिस्क को अगर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट रिस्क को लो लेवल पर तो लेकर आया जाए। तो चलिए मैं अब आपसे पूछता हूं कि एज ए ऑडिटर आपको रिस्क को लो लेवल पर लेकर आना है तो आप क्या करोगे? सोचो, आप सोचा करो कि सर हमको रिस्क को लो लेवल पर लेकर आना है। तो सर कहीं ना कहीं हम हमारी ऑडिट प्रोसेस, हमारा काम क्या है? वी आर दी ऑडिटर्स। तो हम हमारी ऑडिट प्रोसीजर को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली डिजाइन करेंगे हमारी ऑडिट प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन करेंगे जिससे कि हम हमारी रिस्क को, तो एग्जामिनर को पता है कि आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लो पर लेकर आओ। जैसे आपको पता है कि यार इस रोड पर मनाली जाना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन घूमने भी जाना है सर, बर्फ के मजे भी लेना है, क्या करें? तो गाड़ी चलाओ, लेकिन गाड़ी को जरा देख के संभल के चलाओ ना। सेफ्टी मेजरमेंट लो, एक मिनिमम स्पीड्स को फॉलो करो, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करो। अगर आपको कार चलाते नहीं आती तो ऐसे ड्राइवर को करो कि जो डिसेंटली या पहाड़ी हो वो, तो आपने क्या किया? आपने वो प्रोसेस को फॉलो किया। तो जिंदगी में भी आप वैसा ही करते हो, तो ऑडिट में भी आप आपकी ऑडिट प्रोसीजर को इसी तरीके से लगाएंगे। ये समझने की चीजें, रटने की चीजें थोड़ी है। तो सर ऑडिट रिस्क किससे मिलकर बनती है? तो सर इसका मतलब हम कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो पर लेकर आ सकते हैं क्या? नहीं लेकर आ सकते। मतलब आपने हमें काम की बात ये बोल दी जो हमको हमेशा याद रखना है, एक सेकेंड, कि ऑडिट रिस्क को कभी भी लो लेवल पर ही लिया जा सकता है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। याद रहेगा सर अब ये। तो जो रिस्क है वो 3 लेवल पर होती है: अकाउंट्स बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर। बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन सर सेल्स ट्रांजेक्शन। क्या हम सेल्स को बैलेंस बोलते हैं क्या अकाउंट्स का?
सेल्स तो एक पर्टिकुलर डेट पे सेल परचेज क्या है, ट्रांजेक्शन है सर। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट बैलेंस, ये सब क्या है, अकाउंट बैलेंस। तो सर रिस्क भी तीन लेवल पर देखी जाती है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स बैलेंस और डिस्क्लोजर आपने दिया है कि नहीं दिया है। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डिस्क्लोजर जहां पर इनहेरेंट रिस्क होगी। गिव मी वन एग्जांपल, देना है आपको एग्जांपल, ताकि आप, मैंने आपको डे वन पर एक बात बोली थी, आप ऑडिट तभी पास कर पाएंगे जब आपका माइंड एज ए ऑडिटर सोच सकता है। तो सर डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो बहुत सारे अजम्पशंस लेता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट लेता है, लीगल इश्यूज, लीगल डिस्क्लोजर, कंप्लायंसेस, वारंटी कॉस्ट, कंटिजेंट, बिल्कुल सही लिखा है प्रियंका ने। ये सब क्या है, तो यहां पर कहीं ना कहीं इनहेरेंट रिस्क है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने असर्शन लिया है, तो इट मे बी पॉसिबल वो असर्शन सही नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड हो, तो ये रिस्क हमेशा रहेगी। इसीलिए ऑडिटर को कभी भी फ्रॉड और एरर के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट रिस्क। एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ जाए तो यही बात आपको लिखनी है कि ऑडिटर को कभी भी फ्रॉड और एरर के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, बिकॉज ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क ऑफ ऑडिट। अब सर इनहेरेंट रिस्क का आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया, जैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, गिव मी वन नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा नाम है फाइनेंशियल एसेट। सर कंपनी के इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, ये सब क्या है। तो आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक रिस्क रहेगी कि यार कंपनी ने वैल्यूएशन किया, हो सकता है उसका एक्टिव मार्केट ही ना हो। तो कंपनी का वैल्यूएशन कैसे आप पता कर लोगे जब उसका कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं, और मार्केट है भी तो मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है। बैलेंस शीट डेट पे वो 30,000 डॉलर बता रहा है, 3 दिन बाद हो सकता है उसकी वैल्यू 2500 हो जाए, तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, और वैल्यूएशन कर भी लोगे तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व है। इसी रिस्क को हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क। सर आपने मेरे मॉक में 90% स्कोर कर लिया, हर यूनिट में आपका 90-90 स्कोर आ रहा है, सीपी की एग्जाम देने जा रहे हो, क्या आप 100% कह सकते हो, जैसे मैं बोल देता हूं कि 100% आप पास हो जाओगे? नहीं सर, इनहेरेंट रिस्क वहां पे भी है, जो कि नेचर ऑफ एग्जाम में है। चलो आप एग्जांपल दो, एक नेचर ऑफ एग्जाम में क्या रिस्क है, फिर मैं आपको दूंगा, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेचर ऑफ एग्जाम की क्या रिस्क है, कितना बढ़िया एग्जांपल दिया अविनाश दुबे ने। टाइम मैनेजमेंट। सर 4 घंटे का पेपर है, 8 सिमुलेशन आना है, एक स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा था, उसको स्पेक्स लगा हुआ था, अचानक उसको स्पेक्स में कोई हो जाता, कई बार स्टूडेंट कंप्यूटर के सामने बैठे रहते, स्पेक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ गई तो वो टेंशन में आ गया, या हो सकता है आपका बीपी बढ़ जाए, आपको टेंशन हो जाए, अरे यार क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाए एग्जाम देते समय, आप रास्ते में आ रहे हो किसी से कोई आपके आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपका माइंड अपसेट हो जाए। या सर 4 घंटे का पेपर है, वो 8 बहुत बड़े सिमुलेशन देते हैं, आप किसी एक सिमुलेशन में ही बैठ जाओ कि यार मैं तो इसको ही करूंगा, या आप जल्दबाजी में कोई सिली मिस्टेक कर दो, या आप एक जीरो कम लगाना शुरू कर दो। जैसे एग्जाम में आप देखेंगे सीपी की, फार की एग्जाम में स्पेशली, वो फिगर देंगे आपको 20 करोड़, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा 20 करोड़ में जीरो कितने होते हैं, वो दे देंगे $200 मिलियन। अब आप सोचोगे सर 1 मिलियन में 10 लाख, 200 मल्टीप्लाई 10 लाख करूंगा, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, पता चला कैलकुलेटर में डिवाइड कर रहा हूं, एक जीरो कम लग गया, आपको तो सब आता ना, आपने कॉमा गलत पढ़ लिया, आपने कोई, तो ये सारी चीज क्या है, रिस्क ऑफ, ये इनहेरेंट रिस्क है। इस रिस्क को कभी भी कंट्रोल करके भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता।
तो सर 3 कीवर्ड आपने आज हमको रटवा दिए कि इनहेरेंट रिस्क को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, नेचर ऑफ बिजनेस है, लो लेवल पर होना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिटर अपनी प्रोसेस को लगाकर, ऑडिट प्रोसेस को लगाकर ही इस रिस्क को क्या कर सकता है, कम। इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके दिमाग में 4-5 कीवर्ड्स होने चाहिए। ऑडिट की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कीवर्ड को पहचानना। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि मेरे लेक्चर को अगर आपने 2 बार सुन लिया और थोड़ा सा एज ए ऑडिटर सोच लिया, आपके काम हो जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकते हैं, जैसे एस्टिमेट। इनहेरेंट रिस्क किसके कारण आ सकती, एग्जामिनर यही एग्जांपल देगा कि सर कंपनी ने डेरिवेटिव्स को एस्टिमेट करके उसकी ये वैल्यू बताइए, ये कंपनी फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने जाने वाली है, कंपनी वारंटी, तो वहां पर एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट में कैलकुलेशंस होती है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आते रहते हैं। आप किसी आईटी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ईआरपी सॉफ्टवेयर उनके पास ऑलरेडी डेवलप सॉफ्टवेयर, वो आपकी इन्वेंटरी बता रहे हैं कि यार हमने बहुत सारे ईआरपी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। अब तो वो ऑब्सोलेट भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप तो वैल्यूएशन करके आ गए कि हाँ यार कंपनी ने इतने सारे आईटी प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। मैनेजमेंट बायस्ड हो सकता है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कई बार मैनेजमेंट ही कंट्रोल को ओवर रूल्ड कर जाता है, सबसे बड़ा रीजन होता है ऑडिट रिस्क का। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी के मैनेजमेंट ने एक एसओपीस बनाई कि यार हम जो भी गुड्स बाय करेंगे उसके लिए परचेस ऑर्डर देना कंपलसरी है, उसके बिना हमारी कंपनी में माल नहीं आएगा। कंपनी के डायरेक्टर फोन उठाते हैं और फोन पे ऑर्डर देते हैं, यार एक काम करना, 2 टन या 1000 मीटर्स वो फैब्रिक पहुंचा देना, फोन कट। अब मुझे बताइए, कंपनी के डायरेक्टर के उस सप्लायर से रिलेशनशिप हो सकती है क्या, वो बोलेगा नहीं मेरे को परचेस ऑर्डर देना कंपलसरी है? उनकी लॉन्ग बिजनेस रिलेशन है, तो मैनेजमेंट ने ओवर रूल कर दिया कंट्रोल सिस्टम को, बिना परचेस ऑर्डर के गुड्स आ गया। तो सर बिना कंट्रोल, तो यहां पे क्या हुआ, मैनेजमेंट कई बार कंट्रोल को ओवर रूल्ड कर जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, इनके कारण ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व होती है। डिजिटल एसेट्स है आपके पास, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डिजिटल एसेट्स। इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इशू आ सकते हैं। अभी यूक्रेन और उसका युद्ध हो गया, अभी कहाँ चल रहा है वो, हमास, और वो चल रहा होगा ना टीवी में दिन रात, आप देख रहे होंगे। कोई इशू आ जाए, डिजिटल करेंसी आपकी कम डाउन हो सकती, क्रिप्टो करेंसी, तो ये इमर्जिंग एरियाज हो सकते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकते हैं। तो क्या ऑडिटर को हम पकड़ के बैठ जाए कि नहीं आपने कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट किया है तो आप जो भी बोल रहे हैं वो सच होना चाहिए? तो ये सब क्या है, नेचर ऑफ अ बिजनेस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। तो सर क्या हमको एग्जामिनर ऐसे सीधे क्वेश्चन देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट रिस्क? नॉट एट ऑल। वो आपको देंगे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट, अनसर्टेनिटीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो अगर आपने चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके समझा होगा, अभी मैं आपका एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूं 20 क्वेश्चन का, जो भी हमने पढ़ लिया है। मेरे मॉक टेस्ट बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं आपके लिए। हर 5 से 10 लेक्चर के बाद जो भी पीछे पड़ा उसके कीवर्ड्स के ऊपर मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छाट लिए हैं, वो क्वेश्चन का टेस्ट देकर ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ऑडिट रिस्क वाला मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आ जाएगा, उसको पास अगर आपने कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, लाइव, ऐसे उधारी का काम नहीं चलेगा कि हम दे देंगे, सरप्राइज होगा वो टेस्ट। हम लाइव आ जाएंगे, बोलेंगे आज क्लास है, और आपको बोलेंगे चलिए ओपन करिए अपने सॉफ्टवेयर और गिव मी 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट राइट नाउ। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना कंसिस्टेंटली चीजों को याद रख सकते हैं। ऑडिट में ये सरप्राइज एलिमेंट हम रखेंगे। तो ये सर क्या है, इनहेरेंट रिस्क। अब एक अगली रिस्क आती है कंट्रोल रिस्क। क्या लगता है क्या हो सकती है कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क नाम से ही क्लियर हो जाता है। कंट्रोल रिस्क एंटिटी के लेवल पर होगी या ऑडिटर के लेवल पर होगी? चलिए आप सोच के बताइए।
एंटिटी के लेवल पर या ऑडिटर के लेवल पर? एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सैयद मुस्तफा, रिस्क विच कैन बी कंट्रोल इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। तो बेटा जो चीज कंट्रोल हो जाए वो रिस्क कहाँ है? नेहा यादव लिख रहे हैं विच कैन बी कंट्रोल बाय ऑडिटर। कंट्रोल का काम किसका है? इंटरनल कंट्रोल बनाना काम किसका है? क्या ऑडिटर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करता है या मैनेजमेंट करता है? इट इज डिजाइन बाय मैनेजमेंट। आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, रेड पे रुक जाना है, येलो पे अटेंटिव हो जाना है और ग्रीन पे चलना है। वो किस चीज के लिए बने हैं? ट्रैफिक सिग्नल का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है ट्रैफिक सिग्नल का? कुछ पर्पस होगा ना। एक स्टूडेंट बोले सेफ्टी। नहीं सर, सेफ्टी तो है, कंट्रोल अ ट्रैफिक, जिससे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, यही पर्पस है। लेकिन क्या वो ट्रैफिक सिग्नल 100% एक्सीडेंट को रोक लेता है, या लोग 100% ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने, इंडिया वाले तो डेफिनेटली होंगे, अमेरिका में जो स्टूडेंट है, जो कनाडा में, वहां तो चालान 50,000 का घर पे आ जाता है, $10,000 का। मेरे तो 2,000 का आया था इंदौर में, वो मुझे पता भी नहीं था कि वो फोटो खींच गई और घर पे आ गया, जब मैं इंदौर में रहता था। तो अगर कंट्रोल है, फिर भी वो आपका इतना इफेक्टिव नहीं है कि फ्रॉड और एरर और मिस स्टेटमेंट को नहीं रोक सके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क सर, मतलब कंट्रोल है बट इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो फ्रॉड और एरर और मिस स्टेटमेंट को रोक सके, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। सर कंट्रोल रिस्क अराइज क्यों हो सकती है? एक बहुत बड़ा रीजन है कॉस्ट इफेक्टिव। अब बैंक है, बैंक क्या करता है? सीसीटीवी कैमरे लगा देता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी कॉस्ट होगी ना। क्या हर छोटी ब्रांच उतने सीसीटीवी कैमरे लगा पाएगी? क्या वो हर समय एक गार्ड को बिठा पाएगी? क्या वो इतने एम्प्लॉय को हायर कर पाएगी कि हर पर्सन की ड्यूटी अलग हो, कि कैशियर का काम अलग हो, अकाउंटिंग वाले का काम अलग हो, कैश का जिसमें पोजीशन जिसके पास हो उसका अलग हो, और सबको रिव्यू करने का काम? तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इतना इंपॉर्टेंट काम होगा कंट्रोल को बनाए रखने के लिए। लेकिन सर केवल उससे मिलने वाले बेनिफिट कई बार हो सकता है कि कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। अब जैसे ये क्लास चल रही है, अब मुझे एक कंट्रोल बनाना है कि वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनके पास, जिन्होंने इनरोल किया हो, या कुछ ना कुछ सिस्टम तो मैंने भी बनाया है ना, इंटरनल कंट्रोल, टेलीग्राम चैनल है, आईडी पासवर्ड है। बट इतना ज्यादा हम फोकस नहीं कर सकते कंट्रोल को स्टैब्लिश करने की कि कंट्रोल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाए और उससे मिलने वाले बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो कंट्रोल कई बार होने के बावजूद भी रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की रिस्क को क्या बोलेंगे सर? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल विल नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, टाइमली इसको रोक नहीं पा रहा है सर, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर हो गया मिस्टेक कोई हो गई तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की रिस्क होगी कंट्रोल रिस्क, और ये ऑडिटर के लेवल पर नहीं हो सकती, ये एंटिटी के लेवल पर होगी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को जो डिजाइन किया जाता है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑडिटर का काम क्या होगा सर फिर? ऑडिटर का काम है टेस्टिंग करना, टू इंश्योर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यही काम है आपका बस। आपका सिर्फ यही काम है कि इंश्योर कीजिए कि जो कंट्रोल है, एक तो कंट्रोल होना चाहिए और एक है तो इफेक्टिवली ऑपरेटिंग होना चाहिए। और ऑडिटर इसके लिए सैंपल सिलेक्ट करेगा। दे चूज ए सैंपल परचेस ऑर्डर एंड चेक द डिसबर्समेंट। तो आप क्या कर सकते हो, यार कंपनी परचेस करती तो आप कंपनी की परचेस के ऊपर क्या इंटरनल कंट्रोल है, चेक करना चाहोगे ना?
कि यार क्या कंपनी परचेस ऑर्डर इशू करती है, क्या कंपनी टेंडर लेकर आती है। तो उस पूरी परचेस चेन को किस तरीके से आप वेरीफाई करते हो, तो उसके कंट्रोल इफेक्टिवनेस को आप देखते हो। तो कंट्रोल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने मेंशन कर रहा हूं, कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए। कंट्रोल केवल बैलेंस शीट डेट पर है सर, हम तो जिस दिन ऑडिट करने गए उस दिन क्या चेक करोगे, ऐसा नहीं। कंट्रोल शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो कंसिस्टेंटली आपको देखना पड़ेगा कि किसी कंपनी में कंट्रोल एग्जिस्ट है या नहीं। तो सर दोनों रिस्क को मिला दिया जाए, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क, तो क्या हो गया, ऑडिट रिस्क। अगली आ रही है डिटेक्शन रिस्क। आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं, क्या रिस्क हो सकती है ऑडिट करते समय। डिटेक्शन रिस्क एंटिटी लेवल पर होनी चाहिए या कंपनी के लेवल पर, व्हाट यू थिंक। सोचने का पहले आपको मौका देता हूं मैं हमेशा। कंपनी के लेवल पर, बहुत सारे लिख रहे हैं कंपनी के लेवल पर होना चाहिए। ऑडिट कौन कर रहा है, डिटेक्ट करना किसका काम होना चाहिए, ऑडिटर। ये सबसे टेक्निकल है, रिस्क है बेटा, इसको आप बहुत गलत मिस इंटरप्रिटेट कर जाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी कंपनी की सेल सेल्स बिल का ऑडिट करने जा रहे हैं कि यार आपको सेल्स बिल चेक करना है, तो आप हमेशा इस बात की रिस्क रहेगी कि कहीं आपकी ऑडिट प्रोसीजर उस मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए तो। यार आप तो कंपनी का सेल्स का ऑडिट, आपने बोला लेकर आओ स्टॉक रजिस्टर, आपने बोला लेकर आओ सेल्स बिल, और बोले मैं इसके ऊपर ऑडिट करूंगा। तो ये हो सकता है ना कि आपकी प्रोसीजर, आपकी प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस उस मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। तो बताओ डिटेक्शन रिस्क शुड बी लो और हाई। लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए। सर ऑब्वियस सी बात है, रिस्क को हमेशा इंसान लो रखना चाहेगा ना, हाई क्यों रखना चाहेगा। तो आपके पास कंपनी के 10,000 बिल हैं, 10,000 बिल, और आप आपकी डिटेक्शन रिस्क को सबसे लोएस्ट लेवल पे रखना चाहते हो, क्या करोगे, एक्सपीरियंस से बताओ। राहुल ने बोला सर 9500 वाउचर चेक कर लेंगे। देखो कितना बढ़िया बताएं। तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लगा, सर सैंपल साइज हम बहुत ज्यादा रख लेंगे। तो जितना बड़ा सैंपल होगा, सर हम तो पूरे ही बिल चेक कर लेंगे ना। तो जितना बड़ा सैंपल साइज, उतनी डिटेक्शन रिस्क लो हो जाएगी। तो एग्जामिनर, आपने एक और काम किया, आपने सबसे पहले कंट्रोल को चेक किया, और आपने देखा कि कंपनी का सेल्स के ऊपर कंट्रोल इफेक्टिव है। बताइए यहां पर डिटेक्शन रिस्क लो होगी, हाई होगी, और नो इम्पैक्ट। और सैंपल साइज शुड बी हाई और सैंपल साइज शुड बी लोअर। दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मैंने दो क्वेश्चन, एग्जामिनर भी एमसीक्यू में यही पूछेगा आपसे कि सर कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है
तो हम सैंपल साइज को यहाँ पे लोअर रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना दिमाग क्यों लगाएं? फिर सोचो ना, आपने चेक कर लिया इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है यार, एक भी गुड्स जो है वो बिना डायरेक्टर की परमिशन, डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं या उसके कोई अथोराइज पर्सन के सिग्नेचर होते हैं, डिस्पैच करने वाला अलग है, बिल बनाने वाला अलग है, ऑर्डर लेने वाला अलग है, और पूरी कंफर्मेशन होने के बाद उसकी अकाउंटिंग करने की सबकी ड्यूटीज अलग अलग है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। तो बोलोगे आप यार सैंपल साइज क्या करें, 100 रख लें। तो अगर आपका सैंपल साइज यहाँ पे लोअर भी होगा तो भी आपकी डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे लो होगी, क्योंकि इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया कंट्रोल रिस्क का। तो मैं आपसे बोलूं जहां पर कंट्रोल रिस्क बहुत लो है वहां पर डिटेक्शन रिस्क लो होगी या हाई, तो आप क्या आंसर दोगे? मेरा क्वेश्चन क्या था, सुनना ध्यान से। जहां पर कंट्रोल रिस्क हाई है, पहला फिर से सुन लो, इफ कंट्रोल रिस्क इज हाई, डिटेक्शन रिस्क इज लो और डिटेक्शन रिस्क इज ऑल्सो हाई। सर डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि सर कंट्रोल में बहुत ज्यादा रिस्क है, मतलब कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सर डिटेक्शन रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी ना, क्योंकि कंट्रोल फ्रॉड को ढूंढ नहीं पाता है तो फिर आपको भी लगेगा। इट इज ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ये बन जाती है ऑडिट रिस्क। ये क्या बन जाती है? ऑडिट रिस्क। तो सर ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड इट, 3 गुना मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ गई होगी आपको? अब सोचिए, अब आपको एक आइडिया लग गया। सर रोटा तो नहीं मार सकते इस एग्जाम में, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। चलेगा क्या कि आप सुबह से शाम तक बैठ जाओ? नहीं चलेगा। और एक बात बहुत, ऑडिट पास करने वाले स्टूडेंट का जब भी मैंने इंटरव्यू किया या जिनके क्वेश्चन बहुत सही आते थे, मैंने एक कॉमन सेंस उनके अंदर बहुत अच्छा नोटिस किया। कॉमन सेंस, उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता था। और दूसरी उनकी स्किल, बहुत काम और कूल होकर वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी स्किल, डिसाइसिव। विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखा आपने? देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी चल रहा है मैच। फुटवर्क डिसाइसिव होता है कि यार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। सचिन तेंदुलकर जब भी क्रिकेट खेलते थे आगे बढ़े तो बोले सिक्स ही पढ़ना, स्टंपिंग होते ही नहीं, पीछे देखना ही नहीं है। डिसाइसिव। तो ऑडिट में आंसर देते समय आप डिसाइसिव होना चाहिए, कुछ भी हो जाए सेकंड थॉट नहीं आएगा, यही होगा। जहां ज्यादा सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा, ऑडिट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होना शुरू हो जाएंगे, आप फेस करेंगे, मेरे साथ करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा लाइव में। डिसाइसिव होना पड़ेगा सर, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मेरे लेक्चर की एक एक लाइन जो आपने प्रैक्टिकली एग्जांपल दी है वो बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, इसलिए ऑडिट को सुनना बहुत जरूरी है। और ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चीजें पढ़ी है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर जाएंगे। और एक नॉन सीए वाला बिल्कुल सोचेगा अरे यार मेरे को तो ऑडिट करना, ऑडिट की चीजें सोचना है। तो सम टाइम ये हो जाता है। मेरा एक स्टूडेंट सीए है, उनका स्कोर 76 आया, और एक नॉन सीए वो 92 में ऑडिट में। तो मैंने थोड़ा सा जब उसको पढ़ाता था तो मैं ऑब्जर्व कर लेता था यार ये बहुत माइन्यूटली सोचता है, और सीए फट से आंसर देने, बोले फट से बटन दबाओ, नहीं, तुरंत बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो सर तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो कंप्लीट ऑडिट रिस्क बन जाएगी। तो डिटेक्शन रिस्क इज द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है कि आप जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उससे आप ऑडिट रिस्क को लो लेवल पर लेकर आ सके। तो डिटेक्शन रिस्क के लिए आपको ऑडिट की प्रोसीजर लगानी होती है,
तो जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस लगाता है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट। ये लेक्चर पूरा डिटेल में आएगा, सब्सटेंटिव टेस्ट। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्या मतलब होता है कि ऑडिटर अपनी प्रोसेस के थ्रू ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना चाहता है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट में ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना चाहेगा, तो ऑडिट एविडेंस करने के लिए वो टेस्ट का लगाएगा, टेस्ट करेगा। तो मुझे बताइए, टेस्ट की एक्सटेंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, या डिपेंड्स? एक्सटेंसिव टेस्ट करें या डिपेंड्स? तो सर इट इज द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब एक ने बोल दिया हाई, गलत बात है। हाई क्यों? सर इंटरनल कंट्रोल अच्छा, क्यों अपना फालतू एनर्जी खराब करें? यार आपका अगर कोई पार्ट बहुत अच्छा है तो क्या आप जानबूझकर अपने क्रूशल समय को वहीं दोगे? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी सब्सटेंटिव टेस्ट। तो सब्सटेंटिव टेस्ट लगाया जाता है प्रोसीजर performed by the auditor to obtain audit evidence about the completeness, accuracy and validity of the information contained in the financial statement. अब एक रिलेशनशिप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। सर रिस्क लो है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लो होगी या हाई होगी, इनवर्स और डायरेक्ट? एमसीक्यू का क्वेश्चन। रट के थोड़ी जा सकते कि सामने रट लेंगे कि सब्सटेंटिव ये वो, रटना नहीं है। डायरेक्ट और इनवर्स, आंसर दीजिए। कितने लोगों को लगता है इनवर्स? दे शुड रेज देयर हैंड। मैंने पूछा ऑडिट रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? जिनको लगता है इनवर्स, दे शुड रेज देयर हैंड। 4 लोगों को लगता है, बाकी को कुछ नहीं लगता है। सर हमको हैंड रेज करते नहीं आता, ये हो सकता है। और बाकी सब जिनको नहीं लगता, डायरेक्ट लगता, वो जरा हैंड रेज करना, डायरेक्ट लगने वालों को, डायरेक्ट वाले। बाकी सबको क्लियर ही नहीं है, मतलब 5 बच्चों ने हैंड रेज किए बस। हम्म। इसको ऐसे समझो, आपको लगता है कि यार कंपनी की एक्सपोर्ट की सेल में कुछ ना कुछ फ्रॉड एंड एरर है, तो आप अपनी रिस्क को लो रखना चाहोगे या हाई? डिटेक्शन रिस्क वहां पे हाई होगी या लो होगी? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजेक्शन है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट सेल्स। डिटेक्शन रिस्क आप लो रखना चाहोगे या हाई? डिटेक्शन रिस्क सर लो रखना चाहेंगे ना? तो अगर इसको लो रखना है, डिटेक्शन रिस्क को, डीआर को लो रखना है, तो जो टेस्ट है वो हाई रखना होगा ना? तो ये इनवर्स रिलेशन हुआ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। सर ये लो जा रहा है, ये जाए, ये ऊपर जा रहा है, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? अपोजिट रिलेशनशिप हो गया सर, ये इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप याद नहीं रख पाओगे बेटा। इफ डिटेक्शन रिस्क इज सेट ए लो लेवल, आप चाहते हो कि बिल्कुल लो लेवल पर, तो आप ये डिसाइसिव हो कि यार मुझे पूरे फ्रॉड और एरर को ढूंढ कर ही रहना है, तो अब एक्सटेंसिव और रिग्रेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
बात समझ में आ गई सभी को? अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, एक सैंपल की भी रिस्क होती है। सैंपलिंग रिस्क को हम समझते हैं। सैंपलिंग रिस्क, आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके फैमिली मेंबर ने, किसी ने बोला यार बाजार से बहुत अच्छे अंगूर खरीद के लेकर आओ। आप जाते हो, एक अंगूर का ठेला लगा, कार्ट लगी हुई है, उसमें सारे अंगूर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ऊपर ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको। आपको लेना 2 किलो अंगूर है, क्या करोगे बताओ आप? क्या करते हो आप जनरली, क्या करते हो? लेना 2 किलो अंगूर है, क्या करते, क्या हो आप, ऐसा कुछ करते हो कि नहीं? सर बार्गेनिंग करते रहे, बार्गेनिंग की बात नहीं हो रही अभी। अभी तो आपको अच्छे अंगूर लेना, अभी प्राइस की बात नहीं हो रही है। आपको 2 किलो ग्रेप्स लेने हैं, तो आप 2-4 अंगूर उठाते हो और खा के टेस्ट करते हो। आपने 2 अंगूर खाए, आपको मीठे लगे, उस 2 अंगूर को क्या बोलेंगे हम? सैंपल। आपने उठाया सैंपल और टेस्ट कर लिया, और उसके बीच पे बेसिस पर आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि वो पूरे ठेले में जो अंगूर हैं वो मीठे हैं। क्या ये 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो बेटा है कि सर वो सारे के सारे अंगूर मीठे होंगे? बताइए क्यों नहीं कह सकते आप, मुझे रीजन चाहिए आपसे। क्योंकि सर इट मे बी पॉसिबल कि जो सैंपल साइज मैंने ड्रॉ किया है, जो सैंपल साइज मैंने ड्रॉ किया है, वो सैंपल साइज उस ठेले पर रखे हुए अंगूरों को रिप्रेजेंट ना करता। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर वो ठेले में रखे हुए 4 अंगूर आपने टेस्ट किए और उस 4 अंगूर के बेसिस पर आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये सारी कार्ट के ऊपर जो अंगूर हैं वो मीठे हैं, तो आपका सैंपल साइज गलत हो सकता है। तो सैंपलिंग रिस्क क्या है? कि जो सैंपल ड्रॉ किया है विच कैन नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर लॉट, यही क्या है? सैंपलिंग रिस्क। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि डिटेक्शन रिस्क एक सैंपलिंग रिस्क के कारण भी हो सकती है। कि आपको कंपनी के 10,000 बिल चेक करने थे, आपने बोला एक काम करो यार, हर महीने की 10th डे पर जो जो बिल कटे वो उठाओ, हर 10 तारीख को, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, खत्म। अब एक काम करो, लास्ट के 10 उठा लो, जुलाई अगस्त सितंबर में लास्ट के 10 के ले लिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लास्ट के 3 जून, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया, उसमें आपने बोले मिड के ले लो। आपने एक सैंपल साइज ड्रॉ करा और उस सैंपल साइज के बेसिस पर डिसीजन लिया कि सर कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो करेक्ट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो सैंपल साइज आपका क्या हो सकता है? सैंपल साइज आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इस रिस्क को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं सर? तो सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर सैंपल के कारण भी रिस्क अराइज हो सकती है। तो जो सैंपल रिस्क का पर्पस क्या है? कि सैंपलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सैंपल रिस्क, सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सैंपलिंग रिस्क ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं, सैंपलिंग रिस्क के नाम से जान रहे हैं। तो सैंपलिंग रिस्क भी 2 कारणों से हो सकती है सर। एक तो सैंपल का एरर ले लिया
कि सैंपल ही गलत उठा लिया, और एक हो सकती कि ऑडिट की प्रोसीजर गलत हो। आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा बाजार से अच्छे अंगूर खरीद के लेकर आना, आपने बोला अच्छे अंगूर का मतलब पहले तो सिलेक्ट करूंगा सैंपल, और सैंपल साइज इस कोने से भी उठाऊंगा, इस कोने से भी उठाऊंगा, इस कोने से भी उठाऊंगा, चारों कोने से आपने अंगूर उठाए 5-5, लेकिन उसको स्मेल करके ले लिया आपने, बोले मीठे होंगे। बताइए, आपने सैंपल साइज तो सही लिया लेकिन गलत क्या कर दिया, मुझे बताओ। स्मेल करके ले लिया आपने, क्या गलती की आपने? क्या खुशबू से मिठास का पता लगाया जा सकता है? नहीं सर। तो सर हमने क्या गलत किया, गलत क्या किया ये बताओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं गलती क्या की है आपने, ये बताओ मुझे टेक्निकल लैंग्वेज में। प्रोसीजर गलत लगा दी सर, सैंपल साइज तो सही उठाया, सैंपल बड़ा भी ले लिया, और सैंपल को हमने बिल्कुल स्टैटिस्टिकली लिया, बहुत टेक्निकली ड्रॉ किया, लेकिन हमने नॉन सैंपलिंग एरर। तो सर दो प्रकार के एरर होते हैं, देखो प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा आपको। नॉट इंटायरली रिप्रेजेंट, जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे, रॉन्ग सैंपल ड्रॉ करना इज ए सैंपलिंग एरर, और उस करेक्ट सैंपलिंग पर रॉन्ग प्रोसेस लगा देना, नॉन सैंपलिंग एरर। तो मुझे बताइए, डिटेक्शन रिस्क लो रखनी है तो सैंपल साइज शुड बी हाई और लो। आंसर चाहिए मुझे सभी से। तो हम ये कह सकते हैं कि सर सैंपल साइज और डिटेक्शन रिस्क के बीच में इनवर्स या डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स और डायरेक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप, कि सर डिटेक्शन रिस्क अगर लो रखना चाहते हैं तो सैंपल साइज बढ़ाना होगा, जहां पर सैंपलिंग रिस्क बहुत ज्यादा है वहां पे डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगी या कम होगी? अगला क्वेश्चन, जहां पर सैंपलिंग रिस्क ज्यादा है वहां पर डिटेक्शन रिस्क हाई होगी या लो होगी? सभी से पूछ रहा हूं। हाई होगी बेटा, लो वाले गलत हैं, आप सोच नहीं पा रहे। सर हमने गलत सैंपल, हमने जो सैंपल लिया हमको लगता है यार इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो डिटेक्शन रिस्क भी तो बहुत ज्यादा हो सकती है ना, कि आप डिटेक्ट ना कर पाओ, सैंपल ही गलत है। तो जहां सैंपल रिस्क हाई है वहां पे डिटेक्शन रिस्क भी हाई है, और जहां पर डिटेक्शन रिस्क हाई है वहां पर ऑडिट रिस्क भी क्या होगी, हाई की लो? फटाफट बोल दो बेटा, कंक्लूजन पे आ गए हम लोग। हाई। तो आई गेस आज के इस लेक्चर में आपको डिटेक्शन रिस्क, सैंपलिंग रिस्क, ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सारी रिस्क को प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब आपकी एक ही ड्यूटी है सर, इस लेक्चर के सुनने के बाद, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कुछ बच्चों के लिए 1 से 1.5 साल पहले, 20 की पॉइंट्स फॉर एवरी चैप्टर। इसको मैंने आगे 30 की पॉइंट्स इन एवरी चैप्टर कर दिया। मैं अपने हर स्टूडेंट से एक बात बोलता हूं कि मेरे लेक्चर को पूरा अच्छे से सुनने के बाद एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, और अभी से अगर आप ये काम कर दोगे तो आसान काम हो जाएगा, सेकंड टाइम आपको करना नहीं पड़ेगा। सच बता रहा हूं, ऑडिट पहली बार में पास हो जाओ। एवरी लेक्चर को सुनने के बाद एक नोटबुक लेकर उसमें 20-30 क्रूशल पॉइंट निकलते हैं, उसकी लिस्ट बना ली। मेरी एक स्टूडेंट थी एलिजिबेथ, बोले सर आपने जो लिस्ट बनवाई थी उसमें से 95% क्वेश्चन आ गए। 20 यूनिट में उसने
हर यूनिट के अंदर 30 से 40 पॉइंट बनाए थे। बोले सर 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट्स को आप पढ़ लो और सीपीए का पेपर देके आ जाओ, आपके सारे एमसीक्यू सही होंगे। सिमुलेशन में दिमाग लगाना पड़ता है, पर एमसीक्यू तो बिल्कुल आपके एग्जाम्पल से ही आ गए। ऐसे ही पूछेंगे डिटेक्शन रिस्क हाई है तो सैंपल रिस्क क्या होनी चाहिए। अब इस लेक्चर में आपकी कंक्लूजन निकाल सकते हो। अभी सब सोचो, हमने 4 लेक्चर पढ़े जिसमें हम सारी क्रूशियल पॉइंट को पढ़ते आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट इन माइंड, इंडिपेंडेंस इन फैक्ट, अपीयरेंस, कंपाइलेशन, रिव्यू, ऑडिट, अश्योरेंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, कितने पॉइंट निकलेंगे इसमें? अगर आप लिस्ट लेके बैठोगे 30 पॉइंट ऐसे निकल आएंगे, और वो 30 पॉइंट आपने सही तरीके से रिवीजन कर लिए। बुक की लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, मेरी लैंग्वेज बहुत आसान है, मैं आपको ऑडिट के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो आपने हर नोट्स के बाद मेहनत करते हुए, नोट्स को पढ़ने के बाद 30 की पॉइंट्स को निकालिए। ऑडिट आपको आसान लगेगा और आपके पहली बार में सिमुलेशन में 70 to 80%। अभी सिमुलेशन की स्ट्रेटजी जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें तो हम इसको डिस्कस करेंगे।